हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आइडियाज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट, हाउ इज इंडिया प्रिपेयरिंग अगेंस्ट GLOF इवेंट्स। GLOF इवेंट्स के अगेंस्ट में इंडिया कैसे प्रिपेयर कर रहा है, क्या क्या सब्जेक्ट में इसको यूज करने वाले हैं। ज्योग्राफी में यूज होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज होगा। इनफैक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड इज यूएसए विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को। यूएस ने यूनेस्को से विड्रॉल कर दिया है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बार बार यूएस जो है यूनेस्को से विड्रॉल कर चुका है। तो यूनेस्को के बारे में, यूएस का विड्रॉल के बारे में और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बारे में हम समझने वाले हैं। दोनों टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाजे से इंपॉर्टेंट है। लास्ट दिन जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उसके मॉडल आंसर्स आज मिलेंगे और नए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। बट जो भी कीवर्ड्स अगर आप सीखते हो, जो भी कीवर्ड सीखते हो, जो भी वोकेबलरी आपका इंप्रूव होता है, वो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। उससे आपका रिटेंशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो देखो, दिस इज द टॉपिक, हाउ इज इंडिया प्रिपेयरिंग अगेंस्ट GLOF इवेंट्स। तो जी एल ओ एफ का फुल फॉर्म है ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड। मतलब ग्लेशियर से जो लेक बनता है, वो लेक अगर आउटबस्ट हो गया, उससे जो फ्लड आता है, उससे इंडिया कैसे डील करने के लिए कैसे प्रिपेयर्ड है, ये पूरा हम पढ़ने वाले हैं। द आर्टिकल एनालाइजेज अ मेजर ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट इन हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में ये बहुत ज्यादा होते रहता है। अभी नेपाल में देखने के लिए मिला, देखो नेपाल ये पानी पानी हो गया। The recent catastrophe in Nepal underscored the growing threat posed by glacial melt in the Himalayas, a region already vulnerable due to global warming and seismic activity. Global warming और seismic activities, seismic activities मतलब earthquake related activities से ऑलरेडी ये पूरा हिमालयन रीजन जो है वनरेबल है। इंडिया विच हाउसेज ओवर 28,000 ग्लेशियर लेक्स। थोड़े बहुत ग्लेशियर लेक नहीं है पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में 28,000 ग्लेशियर लेक हैं। तो ये एक एक ग्लेशियर लेक एक एक फ्लड, बड़ा फ्लड को जन्म दे सकता है। तो बहुत बड़ा सीरियस रिस्क आता है लोगों के लाइफ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लाइवलीहुड के लिए और इकोसिस्टम के लिए। द इंडियन गवर्नमेंट थ्रू द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज इनिशिएटेड अ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी फोकस ऑन अर्ली वार्निंग, कि अर्ली वार्निंग दिया जा सके, रिस्क को कम किया जा सके, रिस्क मिटिगेशन एंड कम्युनिटी का एंगेजमेंट बढ़ाया जा सके टू टैकल दिस इमर्जिंग चैलेंज। इस इमर्जिंग चैलेंज को टैकल करने के लिए ये काम किया जा सके। देखो, ये रहा ग्लेशियर लेक, देख रहे हैं आपको, ये ग्लेशियर्स से बना हुआ, ग्लेशियर्स को मेल्ट होने से बना हुआ लेक है। अगर लैंड स्लाइड करेगा तो ग्लेशियर फूट जाएगा, वहां से पानी आना शुरू हो जाएगा है। यहाँ से थोड़ा बहुत भी आउटब्रस्ट होके, ओवरफ्लो होके भी, ओवरफ्लो से भी फ्लड आ सकता है ना। ग्लेशियर लेक जो है वो टूट गया, वहां से भी फ्लड आ सकता है। एवलांच, एवलांच मतलब अचानक से सब कुछ नीचे खिसक गया, लैंडस्लाइड हो गया, किसी भी तरह से ये लेक जो है वो फ्लड को जन्म दे सकता है। ग्लेशियर लेक क्या है? ग्लेशियर लेक आर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर दैट सिट इन फ्रंट और ऑन टॉप ऑफ बीनीथ ऑफ ए मेल्टिंग ग्लेशियर। ग्लेशियर के ऊपर हो सकता है, ग्लेशियर के सामने हो सकता है और ग्लेशियर के नीचे भी हो सकता है। ग्लेशियर के नीचे पानी रिसता जाता है धीरे धीरे, है ना। These glacial lakes are mostly dammed by unstable ice or sediment composed of loose rocks and debris. Glacial lake outburst flood as the glacial lake grow larger, they become more dangerous. जैसे जैसे ग्लेशियर लेक बढ़ते जाते हैं वो और ज्यादा डेंजरस होते जाते हैं, बिकॉज दे आर डैम्ड बाई अनस्टेबल आइस और सेडिमेंट कंपोज्ड ऑफ लूज रॉक और डेब्रीज। क्योंकि आइस क्या होता है? अनस्टेबल होता है। रॉक्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। When the boundary around these glacial lakes breaks, huge amount of water rush down. जब भी ये बाउंड्री टूटती है बहुत सारा वाटर नीचे की तरफ आता है, ठीक है। द साइड्स ऑफ द माउंटेन विच कॉट फ्लडिंग इन द डाउन स्ट्रीम्स एरिया। डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे के एरियाज में बहुत ज्यादा फ्लडिंग होता है। दिस इज कॉल्ड ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड और GLOF, इसको ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड बोलते हैं। राइजिंग GLOF रिस्क इन द हिमालयस, ये रिस्क कैसे बढ़ रहा है? इन द इंडियन हिमालयन रीजन टू मेजर टाइप्स ऑफ ग्लेशियल लेक्स आर फाउंड। अलग अलग ग्लेशियल टाइप के लेक फाउंड किए जाते हैं। एक क्या है? सुपरा ग्लेशियल लेक्स। एक क्या है? मुराइन डैम्ड लेक्स। सुपरा ग्लेशियल लेक्स फॉर्म्ड ऑन द ग्लेशियर सरफेस वल्नरेबल टू समर मेल्टिंग। ग्लेशियर के सरफेस पे फॉर्म हुआ। मुराइन मतलब नीचे, मुराइन मतलब नीचे। फॉर्म्ड एट द ग्लेशियर टो, ग्लेशियर के टो में, किनारे पे, नीचे में, है ना। लूज डेब्रिज से फॉर्म होता है।
कोलैप्स होगा या एवलांचे मतलब अचानक से कोलैप्स होगा, तो ये इससे फ्लड आ सकता है। ये देखो पूरा इंडिया का हिमालयन रेंज, काराकोरम रेंज, है ना, ये जितना रेड 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 दिख रहे हो ये सब क्या है, लेक्स हैं, है ना। और ये लेक्स जो हैं, फॉर एग्जांपल सिक्किम में आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख रीजन में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, और अरुणाचल में भी हर जगह आपको ये ग्लेशियर लेक देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। काराकोरम हिमालयन ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट हॉटबेड्स, डाउन टू अर्थ का ये पूरा पूरा इमेज है। ओवर 7,000 पीपल हैव डाइड इन द पास्ट 190 ईयर्स ड्यू टू ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड। 190 ईयर्स की बात करें, 7,000 से ज्यादा लोग मरे हैं। 28,000 ग्लेशियर लेक्स, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। विथ मोस्ट सिचुएटेड एबव 4,500 मीटर्स, जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा फ्लड क्रिएट करेंगे। मेकिंग ग्राउंड एरियाज डिफिकल्ट एंड मॉनिटरिंग स्पार्स, जितना ऊपर होगा उतना उसका मॉनिटरिंग मुश्किल हो जाएगा। Catastrophic event and growing vulnerability. India has already experienced several GLOF disaster. चोराबारी GLOF 2013, जिससे केदारनाथ केदारनाथ में आपको भयंकर तरह से फ्लड आया था पूरे केदारनाथ एरिया में 2013 में, अगर आपको याद होगा। नहीं तो केदारनाथ फ्लड आप सर्च करोगे, आपको आराम से इंटरनेट पे वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे। वो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट की वजह से ही आया था, विथ कैस्केडिंग फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड की वजह से और ज्यादा, बारिश की वजह से और ज्यादा फ्लड्स हो गया था। हंड्रेड्स लोग मरे थे, बहुत सारे उसमें टूरिस्ट लोग मरे थे। साउथ लोहांग सिक्किम में डिस्ट्रॉयड द 1250 मेगावाट चुंगथांग डैम, डैम ही डिस्ट्रॉय हो गया। तीस्ता रिवर बेड है ना, रेज हो गई थी, वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो गया था तीस्ता का। द रिस्क इज कंपाउंडेड बाई राइजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रिस्क और बढ़ रहा है। केदारनाथ ट्रेजेडी, चमोली डिजास्टर, साउथ लोहांग ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड, है ना, मस्टांग एंड हमला GLOF 2025 नेपाल, ये नेपाल की बात कर रहे हैं। तो ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट भी आप मेंशन कर सकते हो। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड फ्रीक्वेंसी, क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है। एक्सिलरेटेड ग्लेशियर मेल्टिंग एंड लेक फॉर्मेशन, राइजिंग टेम्परेचर आर कॉजिंग रैपिड ग्लेशियर रिट्रीट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू अनस्टेबल ग्लेशियर लेक्स, जिससे क्या बन रहे हैं, न्यू अनस्टेबल ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, मिलाम ग्लेशियर इन उत्तराखंड हैज शोन रैपिड रिट्रीट इंक्रीजिंग द साइज एंड नंबर ऑफ प्रो ग्लेशियर लेक्स, तो साइज भी बढ़ रहा है ग्लेशियर्स का, ठीक बात है। एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट्स, प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा बारिश होने से भी ये सब होता है। लैंडस्लाइड एक्टिविटीज और वगैरह भी होता है। केदारनाथ में लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला था। इम्पैक्ट सारा निगेटिव ही होगा, अच्छा इम्पैक्ट तो होगा नहीं खास। ह्यूमन सेटलमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज टू हाइड्रो पावर, ट्रांसपोर्ट, डिस्प्लेसमेंट एंड लाइवलीहुड लॉसेस, है ना, रिवर बेड सिल्टिंग एंड कोर्स शिफ्ट, रिवर का कोर्स ही शिफ्ट हो जाता है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे, हैबिटाट, एनिमल्स के हैबिटाट, ठीक है, पेड़ों के हैबिटाट डिस्ट्रॉय हो जाना, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम चेंज हो जाना। ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड को रोकने के लिए NDMA ने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक तरह से 5 पॉइंट स्ट्रेटजी बनाई है। 5 पॉइंट स्ट्रेटजी, वो 5 पॉइंट स्ट्रेटजी क्या है। हजार्ड असेसमेंट, आइडेंटिफाइड 195 high risk glacier lakes and classified them by size, dam type, downstream vulnerability, है ना। हजार्ड असेसमेंट जिसमें 195 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक को क्लासिफाई किया गया है। AWWS, ऑटोमेटेड वेदर एंड वाटर स्टेशन इंस्टॉलेशन, ऑटोमेटेड स्टेशन इन सिक्किम रिले रियल टाइम डेटा एवरी 10 मिनट्स ऑन रेनफॉल, टेम्परेचर एंड वाटर लेवल, हर 10 मिनट में डेटा बताएगा कि रेनफॉल कितना हो रहा है, टेम्परेचर कितना, वाटर लेवल। तो ये आपको याद होना चाहिए। AWWS इंस्टॉलेशंस। अर्ली वार्निंग सिस्टम, ITBP जो है, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, वो बताएगी आपको, मैनुअली अलर्ट देगी गांव में, है ना, उत्तराखंड में और अरुणाचल में। इंजीनियरिंग इंटरवेंशन कंडक्टेड बैथीमेट्री एंड ERT स्कैन, बैथीमेट्री मतलब कैसे, कहाँ पहाड़ कितना गहरा है, ठीक है, बैथीमेट्री स्कैन। बिल्ट आर्टिफिशियल चैनल टू सेफली ड्रेन लेक वाटर को ड्रेन करने के लिए आर्टिफिशियल चेन बनाना, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना। NDMA के बारे में तो आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पूरे इंडिया का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इंडिया का प्रिपेयर्डनेस और क्या होगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, सिक्किम में रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट मॉनिटरिंग। रिमोट सेंसिंग, दूर से हम सेंस कर लें, सैटेलाइट से इमेज खींच लें, ग्लेशियर लेक को मैनेज कर लें, है ना, एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं वो पता चल जाए हमें। ग्लेशियर लेक लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कैसे मॉनिटर किया जाए, ठीक है, रिमोट सेंसिंग से, सैटेलाइट से। NDMA का प्रोग्राम भी है, $20 मिलियन इनिशिएटिव टारगेटिंग 195
हाई रिस्क लेक कैटेगराइज इनटू 4 रिस्क लेवल। और क्या है इंडिया का प्रिपेयर्डनेस? रिस्क मैपिंग, है ना। ग्लेशियर लेक्स भी जहाँ है हर जगह रिस्क उतना ज्यादा नहीं है, तो रिस्क का मैपिंग करना। मैपिंग, रिस्क मैपिंग से क्या पता चलेगा यहाँ रिस्क कम है, यहाँ रिस्क मीडियम है, यहाँ रिस्क ज्यादा है, उसको रिस्क मैपिंग कहते हैं। जोन में भी डिवाइड कर देना, हाई रिस्क जोन, लो रिस्क जोन, मीडियम रिस्क जोन, है ना। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, कौन सा एरिया कितना वल्नरेबल है। स्टडीज इन किन्नौर एंड चमोली डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड वल्नरेबल लेक सिस्टम, ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन ने भी बोला है कि और ज्यादा पैसा होना पड़ेगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना पड़ेगा। कम्युनिटी अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस, कम्युनिटी को और ज्यादा अवेयर करके रखना है, और ज्यादा प्रिपेयर करके रखना है, ट्रेनिंग देके रखना है, ड्रिल्स करा के रखना है। उत्तराकाशी विलेज में, कुल्लू में, है ना, प्रिपेयर्ड जीएल ऑफ एफ ओएफ से रिलेटेड सीधे सीधे प्रिपेयर्डनेस कराई गई है। चैलेंजेस क्या है? अर्ली वार्निंग सिस्टम, इंडिया लैक रॉबस्ट सिस्टम ऑफ जीओएलएफ, हमारे पास सिस्टम है बट रॉबस्ट नहीं है ना। रियल टाइम सेंसर्स काम ही नहीं करते, ऑटोमेटेड सायरन कम्युनिकेशन टूल कम है ना। चामोली डिजास्टर जब आया था तो ये सीधे सीधे देखने के लिए मिला था। कम्युनिटी प्रिपेयर्ड नहीं है, कम्युनिटी के पास अवेयरनेस कम है, ठीक है। हाई रिस्क जोन में भी ट्रांस बाउंड्री कंडीशन, वीक कोऑपरेशन विथ नेबरिंग कंट्री, चाइना के साथ कोऑपरेशन कम होता है, खासकर अरुणाचल प्रदेश वाले एरियाज में। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस, क्रिटिकल एसेट लाइक ब्रिजेस, हाइड्रो पावर डैम्स आर नॉट डिजाइन टू विथस्टैंड जीएल ऑफ अपसर्ज, है ना। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट अगर होगा, फ्लड आएगा तो उससे हमारी ब्रिज सरवाइव करेंगी क्या? हाइड्रो पावर डैम सरवाइव करेंगे क्या? नहीं, नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा चंगथंग डैम जो है वो सरवाइव नहीं किया था, हमारे डैम्स वैसे बने ही नहीं है। वे फॉरवर्ड आगे क्या होना चाहिए? चाइना के साथ डील करो, ट्रांस बॉर्डर डेटा शेयरिंग हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम और स्ट्रेंथन हो, सेंसर, सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस, एआई ड्रिवन फोरकास्टिंग टूल, इनका यूज बढ़े। साइमल्टेनियसली बिल्ड कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, कम्युनिटी इंक्लूड करके डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बढ़ाया जाए, मॉक ड्रिल्स बढ़ाई जाए, लोकलाइज्ड इवैक्यूएशन प्लान बढ़ाया जाए, एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन स्टेट लाइक सिक्किम, उत्तराखंड एंड अरुणाचल सब में ट्रेनिंग दिया जाए। व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट floods are an escalating threat in an Indian Himalayas due to warming temperature warm होने से, seismic vulnerability होने से, unplanned development होने से ये सारा प्रॉब्लम्स और दिखाई दे रहा है। इंडिया हैज ट्रांजिशन फ्रॉम रिएक्टिव रिलीफ टू प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन, हम रिएक्टिव रिलीफ से प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन तक आ चुके हैं। यूजिंग टेक ड्रिवन मॉनिटरिंग एंड लोकल पार्टनरशिप, टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग से, लोकल पार्टनरशिप से। लॉन्ग टर्म रेजिलियंस नीड्स सस्टेन इन्वेस्टमेंट, सस्टेन इन्वेस्टमेंट चाहिए अर्ली वार्निंग सिस्टम में, क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग एंड हिमालयन क्लाइमेट एडेप्टेशन। सेकंड टॉपिक इज यूएसए विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को, यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूनेस्को से विड्रॉल कर लिया। यूनेस्को एक यूएन का बॉडी है, यूएन का स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड स्टेट अनाउंस इट डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूनेस्को क्या करता है? बहुत सारे कल्चरल प्लेसेस को, साइंटिफिक प्लेसेस को हेरिटेज डेजिग्नेट करता है। आप मुझे कमेंट में बताओगे यूनेस्को ने आसाम में कौन कौन से प्लेसेस को, है ना, यूनेस्को टैग, हेरिटेज साइट का टैग दे के रखा है। चाहे वो मैनमेड प्लेसेस हों, कल्चरल प्लेसेस हों, या फिर फॉरेस्ट रिजर्व्स हों, सबके नाम बताओगे। जस्ट 2 years after rejoining in 2023, citing alleged bias against Israel, तो यूएस पहले भी यूनेस्को से बाहर जा चुका है। यूएस बोल रहा है कि यूनेस्को क्या कर रहा है? इसराइल के अगेंस्ट में बहस कर रहा है। आपको मैंने जब भी आईआर पढ़ाया है ये बार बार बताया है कि इसराइल जो है एक तरह से, यूएस बहुत ज्यादा इसराइल को सपोर्ट करता है, और इसराइल और पैलेस्तीन में वॉर चलता रहता है। पैलेस्तीन गाजा वगैरह पे इसराइल जब हमला करता है, यूनेस्को इसराइल के खिलाफ आ जाता है, ठीक है। यूनेस्को यूएन के साथ ही 1945 में बना था, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, फ्रांस में। यूनेस्को का फंक्शन क्या है? एजुकेशन प्रमोट करना, वर्ल्ड हेरिटेज को सेफगार्ड करना, चाहे कल्चरल हेरिटेज हो चाहे नेचुरल, है ना। साइंटिफिक कोऑपरेशन बढ़ाना, सुनामी वार्निंग में, बायोस्फीयर रिजर्व में। इनटेंजिबल हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करना है, इनटेंजिबल हेरिटेज। इनटेंजिबल हेरिटेज इंडिया में कितने हैं वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल कुंभ मेला इंटेंजिबल हेरिटेज है, ठीक है ना। सेट एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑन डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस पे एथिकल स्टैंडर्ड सेट करना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह पे एडवोकेसी देना। यूएस पहले भी यूनेस्को को क्विट कर चुका है, थर्ड टाइम क्विट कर रहा है। फर्स्ट एग्जिट 1984 में हुआ था,
है ना। जब रोनाल्ड रीगन साहब यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कि यूनेस्को के अंदर मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, यूएसको सोवियत यूनियन के साथ ज्यादा अलाइंड है, तो क्विट कर गए वो। सेकंड एग्जिट ट्रम्प साहब के टाइम पे हुआ था 2017-18 में। यूएसए एग्जिटेड यूनेस्को, बोला कि इसराइल के अगेंस्ट में बहुत बायस रहता है, ठीक है, यूनेस्को, स्पेशली आफ्टर द एजेंसी वोटेड टू इंक्लूड पैलेस्टीन एज अ मेंबर। ठीक है, इस एजेंसी ने, यूनेस्को ने बोला था कि पैलेस्तीन को भी यूनेस्को के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, तो मना कर दिया। यहाँ पे यूएस जो है यूनेस्को से नाराज हो गया, और वापस ट्रम्प साहब फिर से बोल रहे हैं कि चूंकि वापस से वही बात है, इसराइल के प्यार में ही यूनेस्को से एग्जिट किया जा रहा है, ठीक है। जब एक बार यहाँ फर्स्ट टाइम के बाद से वापस यूएस रिज्वाइन हुआ था, सेकंड टाइम के बाद से ट्रम्प के बाद बिडेन आए थे, फिर यूएस ने रिज्वाइन किया था 2023 में, फिर वापस से दिसंबर 2026 से विड्रॉल हो जाएगा। अब जब यूएस एग्जिट होगा तो विड्रॉल में प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंशियल क्रंच, पैसा नहीं मिलेगा। यूएस बहुत ज्यादा बजट लेके आता है, बहुत पैसा लेके आता है ना। दूसरा, यूनेस्को का पावर शिफ्ट हो जाएगा चाइना की तरफ, चाइना पैसा ज्यादा देगा, चाइना यूनेस्को का पूरा एजेंडा जो है डोमिनेट करेगा। साइंस एंड एजुकेशन को सेटबैक है, पैसा कम मिलेगा तो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एथिक्स, क्लाइमेट साइंस, गर्ल्स एजुकेशन, ये सब यूनेस्को इतना कर ही नहीं पाएगा, पैसा कम रहेगा तो। मल्टीलैटरलिज्म का क्राइसिस दिखाता है। यूएस जो है मल्टीलैटरलिज्म को वीक करने में लगा हुआ है, खासकर ट्रम्प के टाइम पे। डेवलपिंग कंट्रीज फ्रस्ट्रेटेड बाय इनकंसिस्टेंट इंटरनेशनल सपोर्ट एंड पॉलिसीज। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है? अपॉर्चुनिटीज, इंडिया कैन एक्सपैंड इट्स डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इन यूनेस्को बाय शेपिंग ग्लोबल एजेंडाज ऑन कल्चर, एजुकेशन एंड एआई एथिक्स। इंडिया क्या कर सकता है? अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकता है, ठीक है, कल्चर में, एजुकेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिक्स में। इट कैन ऑल्सो प्रोजेक्ट सॉफ्ट पावर, promote South-South cooperation and advocate for more Indian sites on the World Heritage List, है ना, और ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंडियन साइट्स को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है? फंडिंग कट्स में इम्पैक्ट की इंडियन प्रोजेक्ट, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो जैसे नालंदा है, नालंदा को और ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, सुंदरबन है, एजुकेशन प्रोग्राम है, वहां पे फंडिंग कट हो जाएगा। चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। राइजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन यूनेस्को एंड प्रेशर टू इंक्रीज कंट्रीब्यूशन could strain India's resource and geopolitical balance. Way forward, inclusive governance. UNESCO should limit geopolitical interference in its functioning. यूनेस्को को जियोपॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। उसका कोर गोल क्या है? यूनेस्को, यूनेस्को में एजुकेशन आता है, कल्चर आता है, तो एजुकेशन कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए काम करे ना, जियोपॉलिटिक्स में इंटरवीन करना उसके काम है ही नहीं। सस्टेनेबल फ्रेमवर्क बनवाए, एआई पे, एथिक्स पे, डिजिटल लर्निंग पे, क्लाइमेट चेंज पे, है ना, लोकलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन करवाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से गवर्नेंस करवाए, साउथ साउथ कोऑपरेशन, ये सारा फोकस यूनेस्को करना चाहिए। द थर्ड, यूएस विड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट्स ब्रॉडर टेंशन इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल गवर्नेंस। कंटेम्प्रेरी टाइम पे ग्लोबल गवर्नेंस में बहुत बड़ा टेंशन दिखाता है बिटवीन नेशनलिज्म एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। Outcome will depend on whether committed members can maintain UNESCO mission while adapting to evolving geopolitical realities. आउटकम इस चीज पर डिपेंड करेगा कि क्या कमिटेड मेंबर यूनेस्को के मिशन को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। द डिबेट ओवर यूनेस्को's फ्यूचर रिफ्लेक्ट फंडामेंटल क्वेश्चन बट हाउ नेशन शुड एड्रेस शेयर्ड चैलेंजेस इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। नेशंस को शेयर्ड चैलेंजेस कैसे एड्रेस करने होंगे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में, है ना। प्रोमोटिंग मल्टीलैटरलिज्म रिमेन्स एसेंशियल, मल्टीलैटरलिज्म प्रमोट करना एसेंशियल होगा फॉर टैकलिंग कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इश्यूज को टैकल करने के लिए that transcend the national border, from climate change and pandemics to cultural preservation and educational advancement। तो आई होप ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। अब बात करेंगे लास्ट दिन जो हमने क्वेश्चंस दिए थे उसके मॉडल आंसर की। मैंग्रोव सर्व एज अ क्रिटिकल इकोलॉजिकल बफर एंड एजेंट्स ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस। डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ मैंग्रोव कंजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ MS स्वामीनाथन इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल मैंग्रोव मैनेजमेंट। तो मैंग्रोव के बारे में आप बेसिक इंफॉर्मेशन दे दो। मैंग्रोव क्या है? सॉल्ट टॉलरेंट इंटरटाइडल फॉरेस्ट है दैट एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट कोस्टल इरोजन, स्टॉर्म सर्ज एंड सी लेवल राइज। ये बहुत बेसिक्स आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब पहला पूछा जा रहा है, मैंग्रोव सर्व एज अ क्रिटिकल इकोलॉजिकल बफर्स एंड एजेंट ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस, तो इसको आपने एड्रेस कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को आपने एड्रेस कर दिया। कोस्टल प्रोटेक्शन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सैलिनिटी रेगुलेशन, है ना, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, ये सब आपने बता दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट है डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ मैंग्रोव कंजर्वेशन इन इंडिया, जिसमें MS स्वामीनाथन साहब का भी रोल को आपको हाईलाइट करना है।
तो मैंग्रोव कंजर्वेशन पॉलिसी 1980 में कैसे हुई, 82 से 87, है ना, 89 से 92, फिर 92, 2000, 2010 हम कैसे डेवलप करते गए, और एम एस स्वामीनाथन साहब का क्या रोल आया वो आपने मेंशन कर दिया, और लास्ट में आपने बेसिक सा कंक्लूजन लिख दिया, तो आपका ये आंसर हो जाता है। सेकेंड टॉपिक इज अबाउट नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, जो हमने कल डिस्कस किया था। सीक्स टू रिपोजिशन कोऑपरेटिव एज इंजन ऑफ इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस। Discuss the key feature of the policy and evaluates its potential to transform rural livelihood and promote social equity. तो पहले आपने कोऑपरेटिव्स के बारे में इंट्रोडक्शन लिख दिया, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 का फीचर्स लिख दिया, ठीक है, कैसे वो इकोनॉमिक रेजिलियंस बढ़ाएगा वो इसी में आ जाएगा, ठीक है, और बाद में इसका रूरल लाइवलीहुड, ठीक, और सारा पोटेंशियल आप आराम से यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख सकते हो, पोटेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। साथ में आपने थोड़ा चैलेंजेस और लिमिटेशन भी बता दिया, और लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया। मैंने यहाँ पे कोशिश किया गया है कि कम से कम वर्ड्स में, वर्ड लिमिट को मेंटेन करते हुए 250 वर्ड्स में आंसर्स को लिखा जाए। लास्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन, इंडिया सॉफ्ट पावर और मालदीव्स के बारे में है, इंडियन ओशन रीजन। तो इंट्रोडक्शन के बाद इंडिया मालदीव सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी आप लिख सकते हो, ठीक है, पॉइंट्स लिख सकते हो जो हमने कल डिस्कस किए। हार्ड पावर को, हार्ड पावर कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सॉफ्ट पावर को, हम इक्विवेरियन भी करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी देते हैं, डिजास्टर के टाइम पे भी हेल्प किया था, ठीक है, ये सारा फिर कंक्लूजन के साथ अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो। आज के लिए आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज हैज इंटेंसिफाइड द फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट ऑफ GLOFs इन द इंडियन हिमालयाज। इंडियन हिमालयाज में क्लाइमेट चेंज ने फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट को इंटेंसिफाई कर दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ स्टेटमेंट है। एनालाइज द रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंक्रीजिंग ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क, हाउ कैन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बी बेटर लेवरेज टू मिटिगेट फ्यूचर डिजास्टर। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे लेवरेज कर सकते हैं कि फ्यूचर डिजास्टर को हम क्या कर पाए, मिटिगेट कर पाए। तो आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।